Hello friends, I am Dr. Kalpana and the topic I am taking today is DNA replication in prokaryotes. प्रोकैरियोट्स में खास बात क्या होती है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में एक डेफिनिट न्यूक्लियस नहीं होता, इसमें अंदर ही ये डीएनए पाया जाता है और डीएनए जो होता है वो यहाँ पर डबल स्ट्रैंडेड और सर्कुलर होता है इन द फॉर्म ऑफ ए रिंग। तो ये तो हो गया क्या, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। ये है पेरेंट सेल डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर। और इसमें जब इसका रिप्लिकेशन होता है तो इसमें एक जगह क्या होती है, ये होता है ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। प्रोकैरियोटिक सेल्स में एक ही ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन होता है और ये जो रिप्लिकेशन होता है ये बाई डायरेक्शनल होता है, मतलब इस तरफ भी ये स्ट्रैंड सेपरेट होंगे और इस तरफ भी स्ट्रैंड सेपरेट होना शुरू करते हैं। जब ये सेपरेट होना शुरू करते हैं तब ये इतने पोर्शन को हम लेते हैं तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर्स बना देते हैं। ये डीएनए स्ट्रैंड है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड है और यहाँ पर ये सेपरेट हो गए, डीएनए स्ट्रैंड्स जो हैं ये सेपरेट हो गए। सेपरेट होकर ये क्या बनाते हैं, इसको कहते हैं रिप्लिकेशन बबल। यूकैरियोटिक सेल्स में तो क्या होता है, स्ट्रेट होता है डीएनए और जब ये अनजिप होना शुरू होता है तो ये इस तरह से सेपरेट होते हैं और ये वाई शेप्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम रिप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं। यहाँ पे रिप्लिकेशन फॉर्क नहीं बनते प्रोकैरियोट्स में, बल्कि क्या होता है रिप्लिकेशन बबल बनता है। हालांकि यदि हम इतने पोर्शन को देखें तो इसको हम एक फॉर्क रिप्लिकेशन फॉर्क कह सकते हैं। यहाँ एक रिप्लिकेशन फॉर्क, एक रिप्लिकेशन फॉर्क। यहाँ यदि इसको हम एनलार्ज करें तो ये इस तरह से आ जाएगा। तो इसमें दो रिप्लिकेशन फॉर्क होंगे, यूकैरियोट्स में एक होते हैं, यहाँ पर दो होते हैं, लेकिन ये इन द फॉर्म ऑफ रिप्लिकेशन बबल होते हैं। और ये जो हम ले रहे हैं रिप्लिकेशन, इसके लिए हम ई कोलाई का मॉडल ले रहे हैं जो यहाँ पर हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, लेकिन बाकी प्रोकैरियोट्स में भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही ये चलता है। अब पूरा रिप्लिकेशन प्रोसेस जो है प्रोकैरियोट्स में, उसको हम 3 स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस ऑफ स्टडी। केवल पढ़ने में हमें आसानी हो इसके लिए हम इसको 3 स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। पहला तो क्या हो जाता है, इनिशिएशन। जब ये रिप्लिकेशन स्टार्ट होगा उसको हम इनिशिएशन कहेंगे। फिर ये इलोंगेशन, इलोंगेशन में न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते जाएंगे और ये डीएनए के स्ट्रैंड्स बनते जाएंगे। और थर्ड स्टेप में टर्मिनेशन होगा, जबकि 2 रिंग बन जाएंगे और दोनों रिंग सेपरेट हो जाएंगे। इस तरह से एक डीएनए, सर्कुलर डीएनए से 2 सर्कुलर डीएनए बन जाते हैं। सबसे पहला स्टेप है इनिशिएशन, और इनिशिएशन बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में इनिशिएशन में काफ़ी डिफरेंस होता है, इसलिए यहाँ पर ये इसका इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज़ क्या है कि वंस द इनिशिएशन स्टार्ट्स, जब भी रिप्लिकेशन होना है सेल में और इनिशिएशन शुरू हो गया, फिर द सेल कैन नॉट गो बैक, वापस ये नहीं हो सकता। इनिशिएशन हो गया तो पूरा रिप्लिकेशन होगा ही होगा। अब इसमें क्या होता है, यदि हम डीएनए के जो सर्कुलर डीएनए उसका थोड़ा पोर्शन लेके एनलार्ज करें, मान लो ये इस तरह से है, इसको हमने काफ़ी एनलार्ज कर दिया है इसलिए कि स्ट्रक्चर है क्लियर कर सकें। ये है डीएनए के स्ट्रैंड्स, ये भी डीएनए का स्ट्रैंड, ये भी डीएनए का स्ट्रैंड। इनके बीच में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं जो कि इनको जोड़ते हैं। अब डीएनए स्ट्रैंड्स में 2 साइड्स होती हैं, एक ये साइड है, इसको हम कहेंगे ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन साइट।
या ORIC भी कहलाता है। यहाँ से रिप्लिकेशन शुरू होगा, मतलब जो रिप्लिकेशन बबल बनेगा वो इस रीजन में ही बनेगा। और दूसरा रीजन जो है वो कहलाता है रिप्लिकेशन रिकॉग्निशन साइट। ये हो गया ओरिजिन रिप्लिकेशन का, और ये हो गया रिकॉग्निशन। मतलब जब रिप्लिकेशन होगा तो पहचान स्टार्ट कौन करेगा, ये, लेकिन होगा कहाँ से शुरू, यहाँ से। ये साइट जो है इसका एक और नाम है, ये है, इसको कहते हैं या DNA अनविंडिंग एलिमेंट। ये क्योंकि यहीं पर दोनों स्ट्रैंड्स जो है वो सेपरेट होना शुरू होंगे और रिप्लिकेशन बबल बनेगा। और ये कहलाता है DNA असेंबली रीजन, या शॉर्ट में इसको कहेंगे DAR। तो ये हो गया DUE और ये हो गया DAR। अब इन दोनों में, दोनों ही रीजन में यहाँ पर कुछ नाइट्रोजनस बेसेस जो हैं, फिक्स नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, सीक्वेंसेस होते हैं। यहाँ पर तो 3 ये सीक्वेंसेस हैं, सेट ऑफ सीक्वेंसेस हैं। ये सीक्वेंसेस फिक्स हैं, फिक्स होते हैं, और ये 3 होते हैं, 3 सेट होते हैं। और हर एक सेट में 13 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, 13 जैसे हम टेट्रामर्स पेंटामर्स कहते हैं, ऐसे इनको 13 कहते हैं, क्योंकि इसमें भी 13 फिक्स न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, इसमें भी 13 होंगे, इसमें भी 13, वही वाले। तो ये जो है ये 13 है। इसी तरह से इसमें यहाँ पर 4 होते हैं, ये क्या है, 9 ये 13 है और ये है 9 का मतलब 9 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस यहाँ, वही सेम न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस यहाँ, वही सेम न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस यहाँ, वही सेम न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस यहाँ। इनको R1 R5 से भी डिनोट करते हैं, ये R2 है और ये R4 है। तो ये 9 है और ये 13 है। अब ये सीक्वेंस क्या होते हैं, ये फिक्स्ड हैं, ये डेफिनेट सीक्वेंसेस होते हैं। इस केस में जो सीक्वेंसेस होते हैं वो होते हैं GA T C T N T T T A T T T फ्रॉम 5 to 3'। जो स्ट्रैंड में 5 से 3 है, ये डीएनए की स्ट्रक्चर आप जानते हो, डीएनए में एक एंड जो 5 एंड होता है, एक 3 होता है। तो उसमें ये जो सीक्वेंसेस हैं, ये इसमें 13 जो न्यूक्लियोटाइड हैं वो इस तरह से होते हैं। ये नाइट्रोजन, ये एन जो लिखा हुआ है ये डिनोट करता है यहाँ पे कोई सा भी न्यूक्लियोटाइड हो सकता है, पर ये सब फिक्स हैं। तो ये 13 हो गए, यहाँ भी यही, यहाँ भी यही, यहाँ भी यही। इनके बीच में थोड़ा थोड़ा गैप होता है, टोटल मिला के ये ज़्यादा हो जाते हैं। अब ये 9 जो हैं, इनमें क्या सीक्वेंस रहता है, इनमें रहता है T G C T G G A T A A। ये सीक्वेंस यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी, इनके बीच बीच में गैप है। आप इनको देखने से क्या पता चला है कि इसमें थायमीन और एडेनिन ज़्यादा है, यहाँ पर भी थायमीन और एडेनिन ज़्यादा है। उसका कारण क्या है कि आपने स्ट्रक्चर डीएनए में पढ़ा है कि एडेनिन और थायमीन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, जबकि ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 होते हैं। तो ये दो हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना आसान होता है, इसके में कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, लेकिन यदि 3 होंगे तो एनर्जी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम AT रिच न्यूक्लियोटाइड्स, ये रीजन भी
कहते हैं। यहाँ पर ए और टी रिपीट बार बार रिपीट होते हैं, ये भी बार बार रिपीट होते हैं। ये जो रीजन है इसमें IHF प्रोटीन आती है, यहाँ पर ये FIS प्रोटीन आती है। इसमें इसका काम क्या होता है आगे हम पढ़ेंगे कि यहाँ पर DNA एंजाइम आता है, तो ये जो है रिप्लिकेशन को फास्ट करता है, इसकी वजह से रिप्लिकेशन प्रोसेस तेज होता है और इसकी वजह से रिप्लिकेशन प्रोसेस को रिटार्ड करता है। मतलब एक फास्ट करता है एक स्लो करता है, लेकिन दोनों की कॉम्बिनेशन से क्या रहता है, मॉडरेट रेट ऑफ रिप्लिकेशन बना रहता है। इस तरह से डिफरेंट रीजन्स यहाँ पर होते हैं। अब क्या होता है, अब बहुत से जब रिप्लिकेशन स्टार्ट होगा तो बहुत से एंजाइम्स या प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ती है, और ये प्रोटीन्स या एंजाइम्स कहाँ बनते हैं, इंटरफेज। सेल जब इंटरफेज में होती है, व्हेन इट प्रिपेयर्स फॉर इट्स डिवीजन, उससे पहले इंटरफेज के G1 में, इंटरफेज के S में तो बताया था हमने कि DNA रिप्लिकेशन होता है, उससे पहले इंटरफेज में कुछ प्रोटीन्स बन जाती हैं, और ये प्रोटीन्स या एंजाइम्स क्या हैं, DNA A, जो यहाँ जरूरत पड़ेंगी अभी इनिशिएशन में, DNA B, DNA C और DNA G। इसके अलावा सिंगल सेल बाइंडिंग प्रोटीन्स भी होते हैं। ये सारे एंजाइम्स या प्रोटीन्स जरूरत पड़ेंगे, और ये सब जो है इंटरफेज के G1 फेज में ये बन के तैयार रहती है। अब जब रिप्लिकेशन स्टार्ट होगा तो वो कहाँ से होगा, कौन सा रिकॉग्निशन साइट है, ये रिकॉग्निशन साइट है। इसका मतलब यहाँ पर जो DNA B प्रोटीन्स हैं, DNA A प्रोटीन्स हैं, वो क्या करेंगी, यहाँ पे आके इससे जुड़ जाती है। इनकी एफिनिटी बहुत होती है इससे, इस रीजन के लिए, और इसमें भी ATP यूज होती है। ये हैं DNA A प्रोटीन, ये यहाँ पे जुड़ जाती है। अब जब ये DNA प्रोटीन यहाँ जुड़ जाती हैं तब क्या करता है, ये DNA कॉइल हो जाता है इसके चारों ओर, और इस तरह का ये स्ट्रक्चर बना लेता है। और ये DNA A कहाँ आ गए, यहाँ आ गए, इसके अंदर DNA A आ जाते हैं। ये है DNA A, और ये जो है ये DNA का रिकॉग्निशन साइट है, जिसमें कि ये 4 9 हैं। ये यहीं पर इसको कॉइल करके इसको चारों ओर इस तरह से बना लेते हैं, और ये क्या कहलाता है, इस तरह के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं DNA A बॉक्स। पहले इसमें DNA आके यहाँ जॉइंट अटैच होता है इससे, और फिर इसकी वजह से ये कॉइल होके ये DNA बॉक्स बना लेता है। ये क्या है, निगेटिव, ये क्यों बनता है या ये क्या प्रोड्यूस करता है, निगेटिव सुपर कॉइलिंग। वैसे तो DNA में कॉइल होते ही हैं, जैसे रस्सी में ऐंठन होती है, फिर उसको हम और टाइट कर दें तो वो क्या बन जाएगा, सुपर कॉइल। तो यहाँ पर एक निगेटिव सुपर कॉइलिंग की वजह से टेंशन प्रोड्यूस हो जाता है या स्ट्रेस प्रोड्यूस हो जाता है। अब क्योंकि ये सर्कुलर है, यदि ये स्ट्रेट होता तो यहाँ पर टेंशन होने से क्या होता है, इधर से रिलीज हो जाता है, इधर से रिलीज हो जाता है, लेकिन ये क्या है, सर्कुलर है। यदि यहाँ पर टेंशन प्रोड्यूस होता है तो ये निकल नहीं सकता, ये इसी के अंदर टेंशन रह जाता है, और ये टेंशन की वजह से जो स्ट्रेस यहाँ पे कॉज हो रहा है वो किसका असर कहाँ आता है, इस रीजन पर। और इस रीजन पे आने से क्या होता है कि जो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो सेपरेट होने लगते हैं इस जगह के, और इस जगह के हाइड्रोजन बॉन्ड सेपरेट होने की वजह से क्या स्ट्रक्चर बन जाता है, ये बबल बन जाता है। यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो मेल्ट हो गए। क्यों मेल्ट हो गए, क्योंकि इसने स्ट्रेस प्रोड्यूस किया, इसने टेंशन प्रोड्यूस हुआ और ये अलग हो गए।
तो रिकॉग्नाइज तो इसने किया और इनिशिएशन का होगा यहाँ हुआ। इस तरह से ये रिप्लिकेशन बबल बन जाता है। अब क्या होता है, यहाँ पर इनको हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। और एनर्जी कहाँ से मिलती है इसको, एटीपी से। एटीपी किस में चेंज हो जाता है, एडीपी प्लस नॉनिक फॉस्फेट, और जो एनर्जी निकलती है वो यहाँ यूज हो जाती है। लेकिन एटीपी की हाइड्रोलिसिस इतनी आसान नहीं है, इसके लिए भी एक प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। अब वो प्रोटीन है डीएनए बी। इसमें 6 यूनिट्स होती हैं। ये 6 यूनिट्स हैं डीएनए बी की, जो कि एटीपी को हाइड्रोलाइज करके और एनर्जी रिलीज करता है। लेकिन इस डीएनए बी के साथ में एक और प्रोटीन की भी जरूरत होती है, एक और एंजाइम की जरूरत होती है। ये है डीएनए सी। तो इस तरह से डीएनए बी और डीएनए सी क्या बनाते हैं, हेक्सामेरिक कॉम्प्लेक्स। हेक्सामेरिक कॉम्प्लेक्स, हेक्सा माने 6 यूनिट इसकी और 6 यूनिट इसकी मिलके ये स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको कहते हैं हेक्सामेरिक कॉम्प्लेक्स। ये हेक्सामेरिक कॉम्प्लेक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए और एनर्जी मिलेगी एटीपी के हाइड्रोलिसिस से। और हाइड्रोलिसिस कौन करेगा, ये बी, डीएनए बी और डीएनए सी का ये कॉम्प्लेक्स पूरा। ये कॉम्प्लेक्स जो है कहाँ लोड हो जाता है, ये कॉम्प्लेक्स लोड हो जाता है इसमें, एक जो स्टैंड है उसमें ये कॉम्प्लेक्स लोड हो जाता है। जैसे ये यहाँ आ गया, मान लो इस तरह से हम मान लें, और ये बी हो गया और ये हो गया सी। इस तरह से यहाँ ये कॉम्प्लेक्स जाता है और यहाँ पर एनर्जी एटीपी से मिल जाती है और ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूटते जाते हैं और ये आगे प्रोसीड करता जाता है। तो इस तरह से ये एनर्जी यहाँ पर मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि ये सिंगल डीएनए के बॉन्ड स्ट्रैंड सेपरेट हो गए, सेपरेट हो तो गए एनर्जी से जो कि डीएनए बी और सी ने दिया, लेकिन ये स्ट्रैंड फिर दोबारा पेयर कर सकते हैं, री एनिलिंग कर सकते हैं, री एनिलिंग या री पेयरिंग, मतलब ये दोनों आपस में फिर से जुड़ सकते हैं। और या ये क्या कर सकते हैं, अपने में ही कॉइल हो सकते हैं, अपने या यहाँ पे कॉइल होकर सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो री एनिलिंग ना हो और री पेयरिंग ना हो, ये सिंगल स्ट्रैंडेड ही बने रहें, इसके लिए क्या होता है, एक फिर दूसरी तरह की प्रोटीन होती है जिनको कहते हैं हम सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। इसमें भी होगा और ये इसी तरह से इसमें भी होगा, ऐसे ये स्ट्रक्चर यहाँ भी हो सकता है, दोनों स्ट्रैंड्स में ये स्ट्रक्चर बन सकता है। ये क्या है, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स, SSB। इनका काम क्या हुआ कि ये जो सिंगल स्ट्रैंड्स हो गए हैं, सेपरेट हो गए हैं, जो इनके डीएनए के स्ट्रैंड्स, उनको बाइंड कर ले, जिससे ये आपस में फिर री एनिलिंग या री पेयरिंग ना कर सके। तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स यहाँ पर आ जाते हैं। तो इतने ये प्रोटीन्स या एंजाइम्स की जरूरत अभी तक पड़ी। अब क्या होता है, अब पॉलीमराइजेशन होने से पहले एक और प्रोटीन की जरूरत होती है जो कहलाता है डीएनए जी।
ये डीएनए क्या होता है, यहाँ पे आके अटैच हो जाता है। ये जो है ये प्रोटीन यहाँ पे अटैच हो गई, ये है डीएनए जी। जब डीएनए जी यहाँ अटैच होता है तो कुछ ये एसएसबीज हैं ये हट जाते हैं यहाँ से। क्यों? क्योंकि अब जो है इसको प्राइमर बनाना है, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस बनाना है। लेकिन ये न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स नहीं हो सकते, क्योंकि डीएनए न्यूक्लियोटाइड ऐड करने के लिए डीएनए पॉलीमरेज की जरूरत होती है, डीएनए पॉलीमरेज 3, और वो पॉलीमराइजेशन को स्टार्ट नहीं कर सकता है। इसलिए यहाँ पर जो सीक्वेंस बनते हैं एक्चुअली वो क्या होते हैं, वो आरएनए के सीक्वेंस होते हैं। और ये इसको हम कहते हैं प्राइमर। ये प्राइमर बन गया, लेकिन इस प्राइमर में कुछ डीएनए सीक्वेंसेस होते हैं जो डीएनए नहीं आरएनए सीक्वेंसेस होते हैं, मतलब ये राइबो न्यूक्लियोटाइड होते हैं। इसका कारण ये है कि डीएनए पॉलीमरेज पॉलीमराइजेशन या न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने का काम कर तो सकता है, लेकिन इनिशिएट नहीं कर सकता, शुरुआत नहीं कर सकता, क्योंकि शुगर का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था राइबो शुगर का, कि इसमें यहाँ पर ये वो होता है। इसका एक स्ट्रैंड 5 एंड होता है, एक 3 होता है। तो जो 5 होता है उस पर तो फॉस्फेट ग्रुप होता है, फिर शुगर होता है, फिर फॉस्फेट, फिर शुगर, इस तरह से होता है। और लास्ट वाली ये जो शुगर है इसमें एक OH फ्री होता है। तो डीएनए पॉलीमरेज यदि न्यूक्लियोटाइड्स जोड़ेगा तो उसमें ये OH होना चाहिए, मतलब 3' पोजीशन पर शुगर के 3rd कार्बन से अटैच OH होना चाहिए, तभी वो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ सकता है। तो यहाँ पर तो है नहीं, इसलिए ये इनिशिएट नहीं कर सकता। लेकिन आरएनए पॉलीमरेज जो है वो इनिशिएट कर सकता है, इसलिए यहाँ पर राइबो न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ते हैं और इस तरह से ये एक चेन बन जाती है। और ये किस डायरेक्शन में होगी, हमेशा ये 5 to 3, 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में ही होती है, उल्टी नहीं होती। अब आगे इसके आगे तो हम इलोंगेशन में पढ़ेंगे, पर इनिशिएशन में केवल इतना ही है कि यहाँ पर ये प्राइमर बन जाता है राइबो न्यूक्लियोटाइड्स का। और जैसे जैसे ये बढ़ती जाएगी आगे, ये एसएसबी जो है सिंगल पॉइंट प्रोटीन जो है ये अलग हो जाएंगे। तो इस तरह से इतने एंजाइम्स या प्रोटीन्स यूज हुए, डीएनए ए, डीएनए बी, डीएनए सी, और उसके बाद डीएनए जी, और यहाँ पर ये प्राइमर या आरएनए पॉलीमरेज। तो इस तरह से ये इनिशिएशन कंप्लीट हो गया। अब अगले वीडियो में हम इलोंगेशन पढ़ेंगे।